हमारे साथ उपस्थित हैं लोकप्रिय भाजपा नेता जो भाजपा के कई महत्वपूर्ण संगठनों पर कार्य कर रहे हैं और कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लंबे समय से जनता के बीच में समर्पित हैं, श्री तिलक राय कटारिया जी। आइए करते हैं बातचीत के दिल्ली प्रदेश में किस प्रकार भाजपा का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार के परिणाम भाजपा संगठन और दिल्ली की जनता अब की बार देने जा रही है, हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री तिलक राम कटारिया जी। देखिए, दिल्ली के अंदर अभी नए कमीशन के सेंसस के अनुसार 13,033 पोलिंग बूथ हैं और 3891 जो हैं ये पोलिंग स्टेशन हैं। हमने पार्टी के अंदर बूथ लेवल के ऊपर एक 3 लाख लोगों की टीम खड़ी करने का निर्णय किया है, जो केवल और केवल बूथ पर ही काम करेगी। 3891 जो पोलिंग स्टेशन है उनके इंचार्जेस तय हैं। 13,033 पोलिंग बूथ के ऊपर हम लोगों ने 3 कार्यकर्ता आइडेंटिफाई कर दिए हैं और उनको OTP के साथ वेरीफाइड कर दिया है। यानी लगभग 40,911 कार्यकर्ता ये और 4,000 लगभग पोलिंग स्टेशन इंचार्ज, तो 45,000 कार्यकर्ता तो ये बन जाते हैं जो बिल्कुल हमारे लिस्ट के ऊपर इनरोल्ड है जी। इसके अतिरिक्त हर पोलिंग बूथ के ऊपर हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं। लगभग 2,65,000 लोग जो है पन्ना प्रमुख बन रहे हैं, जिसमें से हमने 2.25 लाख वेरीफाई कर दिए हैं और आने वाले और 15 दिन के अंदर ये हमारी टीम पूरी हो जाएगी। पोलिंग लेवल पर लगभग 3 लाख कार्यकर्ताओं की एक फौज जो केवल और केवल पोलिंग बूथ के ऊपर काम करेगी और पोलिंग बूथ के एक एक घर के अंदर जाकर के केजरीवाल साहब के काले कारनामों को उजागर करेगी। कटारिया जी, ये तो हुई आपके संगठन की बात, चुनावी रणनीति की बात। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, केजरीवाल साहब को लोग फर्जीवाल कहने लगे हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी वायदे किए थे उसमें से किसी वायदे पर वो आज तक खरे नहीं उतरे। दिल्ली की जो बुनियादी जरूरतें थी वो भी वो पूरी करने की स्थिति में नहीं है। गंदा पानी आता है, बिजली फ्री की बात करते थे, बिजली के बिल कितने आते हैं हम लोग का आप सर्वे करके देख करके आइए, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं। गंदा पानी पीने को मजबूर, प्रदूषण इतना है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोरोना में जैसे मास्क लगा करके रहते हैं, वो अपने घर में भी मास्क लगाकर पहनने के लिए मजबूर हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रदूषण के नाम पर केजरीवाल साहब ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया हुआ है। यानी आपने देखा होगा कि अपने चौराहों के ऊपर अपने कुछ वर्कर्स को 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए दे करके, डंडे दे करके खड़े कर दिए कि आप गाड़ी पे जो है जब रोके तो अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, प्रदूषण कम हो जाएगा। अगर तुम्हारे डंडे लगाने से ही प्रदूषण कम होना था तो उनको 25-25 हजार रुपए देने की जरूरत क्या थी? वो कोई किसी को समझा रहे थे क्या? तो आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको लगता था ये एक अच्छा कारगर उपाय हो सकता है तो आप वहां पर एक बोर्ड लगा देते, पब्लिक पढ़ते लेती है अपने आप। पब्लिक का पैसा अनाप शनाप ढंग से आप उसका खर्च कर रहे हैं, ये आपको किसने राय दी? आपने कहा मैं सब काम पब्लिक से पूछ करके करूंगा, तो पब्लिक से आपने कब पूछा कि मैं यहाँ पर डंडे दे करके प्रदूषण को कम करने के लिए दूंगा? केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए तुमको यमुना को साफ करने के लिए दिया। यमुना आज वैसी की वैसी फैली है। आपने पिछली टर्म के अंदर कह दिया अगली बार आप जब आप वो देखेंगे तो मैं डुबकी लगाऊंगा। तो आज डुबकी लगा करके दिखाए ना आप लोग जनता को जाकर के कि आज उसकी क्या हालत हो रही है। पीने का पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आता है, लोगों के शौचालयों की क्या स्थिति है, इनके मोहल्ला क्लिनिकों की क्या स्थिति है, वहां पर सुअर लौटते हैं, कोई डॉक्टर नहीं देता, दवाई नहीं मिलती है। तो हर एक काम के अंदर उसने लूट खसोट की। और बल्कि जो बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करता था, मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना मैं कोई सैलरी लूंगा, मैं आम आदमी की तरह आपके साथ घर में आऊंगा जाऊंगा,
तो 45 करोड़ रुपए का शीश महल बना करके रहने के लिए तैयार हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के चलने के लिए तैयार हो गया। यानी आखिर कौन सा तुमने वायदा किया था, उस वायदे को तुमने निभाया। बल्कि जनता के अंदर जो है उनको, नई पीढ़ी को शराब बांटने का काम तूने और कर दिया। और तूने अगर पॉलिसी तूने सोची थी कि भी इसमें से हम फंड रेज कर लेंगे, तो वही तुमने वापस क्यों ली? तुमने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर की, वापस क्यों ली थी? वापस इसीलिए तो ली कि तेरे को लगने लगा कि भी ये गलत हो गया मेरे से। और जिस प्रकार से तुम जेल में रहे, आज भी तुम जमानत पर घूम रहे हो, कोई आपको अदालत ने बरी नहीं कर दिया। लेकिन इसलिए ऐसे सारे कारनामे जब आप देख रहे हैं, तो उसके आधार के ऊपर आप किस मुंह से जनता के बीच में दोबारा जाना चाहते हो? फिर तो लोगों को लुभावने नारे दोगे और जनता आपके लुभावने नारों के अंदर बहक जाएगी। इस बार ये ऐसा नहीं होने वाला है। और केजरीवाल साहब को ये समझ आ जाना चाहिए कि इस बार आपका सुपड़ा साफ होने जा रहा है और जनता आपको ऐसा सबक सिखाने जा रही है कि आप दोबारा यहाँ पर खड़े होने का सोच भी नहीं सकते। ऐसा बात करते हैं विधानसभा शालीमार बाग में हमने जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से मिले, उनके व्यू ले। उन लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में यदि पार्टी हाईकमान तिलक कटारिया जी की योग्यता को देखते हुए यहाँ से भाजपा प्रत्याशी को कोशिश करती है, निश्चित तौर पर अपूर्व जन समर्थन मिलेगा और यह सीट नहीं, आसपास की सीटों पे भी इनका बहुत बढ़िया प्रभाव है। तो जनता की भावनाओं की आप किस प्रकार कदर करते हैं? देखिए, मैंने 2017 में यहाँ से पार्षद चुना गया था और पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। मैं 2 टर्म्स लीडर ऑफ द हाउस भी रहा। उस समय कॉरपोरेशन की स्थिति बहुत खराब थी। कॉरपोरेशन का जो फंड था वो केजरीवाल साहब रोक रहे थे। मैं केजरीवाल साहब को मिला जा करके, उस समय 1756 करोड़ रुपया पेंडिंग था उसके पास हमारा। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपनी पार्टी से बिना बात किए आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि एक बार आप हमारा फंड रिलीज कर दीजिए और उसके बाद दोबारा हम आपसे कभी पैसा मांगने के लिए नहीं आएंगे। हम अपने पैरों पर अपने आप को, कॉरपोरेशन को खड़ा कर देंगे। हमारे पास स्कीम्स है और जब बिना कोई टैक्स लगाए, बिना किसी प्रकार का टैक्स बढ़ाए, और हम अपने रिसोर्सेज को पूरा करके और अपना कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर को बना लेंगे। परंतु उन्होंने ये तो कहा कि मेरे पास जब फंड केंद्र सरकार का आ जाएगा तो मैं रिलीज कर दूंगा। लेकिन आज तक उसने वो फंड रिलीज नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर कॉरपोरेशन ने काम करके दिखा दिया तो मेरी सरकार की थू होगी और ये लोग हावी हो जाएंगे। और इसलिए उसने के मन का जो चोर था वो सबके सामने आ गया और वो हमारा जो फंड था वो बढ़ते बढ़ते और 38,000 करोड़ तक पहुंच गया। और दूसरी तरफ जो इनके अपने मंत्रालय के डिपार्टमेंट थे, चाहे जल बोर्ड का जो घाटे में चल रहा था, उसको तो 5-5 हजार करोड़ रुपए एड देने के लिए तैयार हो गए और देने के बाद फिर भी वो घाटे में चल रहा है, तब भी उसका सहयोग करने के लिए तैयार है। और कॉरपोरेशन जो बिना तुम्हारे फंड के भी काम कर रही थी, अच्छे काम कर रही थी, उनका फंड तुम रोक रहे हो। तो कुल मिलाकर के हमने अपने रिजीम के अंदर, मैंने अपने शालीमार बाग क्षेत्र के अंदर उस समय हमें 5 साल में से 3 साल केवल फंड रिलीज हुआ। 2 साल कोविड के कारण किसी को कोई फंड रिलीज नहीं हुआ, यानी कुल मिलाकर 75 लाख रुपए मिले। परंतु मैंने अपने शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 25 करोड़ के विकास के कार्य किए और बकायदा उसकी बुकलेट छाप करके घर घर भेजी और इस कमेंट के साथ भेजी कि कोई अगर इसको डिनाइल करेगा कि ये काम नहीं हुआ तो मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे जो काम थे उसके कारण से जनता का प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कटारिया जी, आप तो भली भांति यहाँ की समस्याओं से अवगत हैं। परमपिता परमात्मा आपको मौका दे, जनता आपको आशीर्वाद दे, तो किस प्रकार का सपना अपनी विधानसभा के लिए आपके मन में है? क्या करना चाहते हैं जो ये सरकार नहीं कर पाई? देखिए, मेरे उस समय पर भी मैंने
5 S पर काम किया था, स्वच्छता, शिक्षा, सिक्योरिटी और समाज के अन्य कार्य, ऐसे करके 5 S बनाए थे जिनके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा था। उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। मेरे मन का एक बहुत बड़ा सपना था जिसके लिए मैंने परसुएशन की बहुत, और वो फाइल भी आज भी मूवमेंट पर है। हमारे पीछे जो ये आप नहर देख रहे हैं, प्रेमवाड़ी पुल से लेकर के और बादली तक और उधर इंद्रलोक तक जा रही है तो मेरा सोचना था कि दिल्ली में कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कंजेशन ख़त्म करने के लिए बादली से लेकर के और इधर इंद्रलोक तक एक फ्लाईओवर इसके ऊपर जाना चाहिए, ताकि शालीमार बाग क्षेत्र के अंदर जो भी ट्रैफिक आ रहा है बाहर की बाहर निकल जाए, और नीचे का जो पोर्शन है उसके अंदर एक अच्छी सुंदर जो है कोई पर्यटक स्थल बना सकते हैं, पार्किंग एरिया अलॉट कर सकते हैं, ताकि लोगों को, शालीमार बाग क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि गाड़ियां कहाँ खड़ी करें। आप जिस सोसाइटी में आए हैं, हमारे यहाँ पर 480 फ्लैट है, लेकिन गाड़ियां 1800 है। 1800 होने के कारण जो है एक एक घर के अंदर 4-4 5-5 गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं होती लोगों के पास। हर ब्लॉक की ये कहानी है। तो मेरे मन में था कि यहाँ पर अगर नीचे ये जगह हमारे हाथ में होगी तो यहाँ पर पार्किंग बना करके लोग पैदल अपने घर चले जाएंगे, गाड़ी में अपनी सेफ रहेगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, थोड़ा चलना फिरना भी होगा उनका। लेकिन वो फाइल जो है हमारी मूवमेंट में थी, और हरियाणा गवर्नमेंट और एनसीआर के सारी जितनी अथॉरिटी थी उनकी मीटिंग के अंदर फैसला हो गया। इन्होंने हरियाणा सरकार से एनओसी मांगा, और मैंने खुद खट्टर साहब जो समय चीफ मिनिस्टर थे उनको मिल करके उनका रिप्रेजेंटेशन दिया। वो कागज आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, और उसके आधार पर उनसे एनओसी लेने के लिए मैंने उनको आग्रह किया। तो जब हम अथॉरिटी के लोग वो लाएंगे तो उस समय हम उनको सिग्नल दे देंगे, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब को तकलीफ क्या थी? उनको तकलीफ ये थी कि क्योंकि इसका फंड रिलीज होना था सेंटर से, तो सेंटर से रिलीज होने के कारण जो है उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री करेगा। हरियाणा की जमीन है तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी आएगा। तो इनको ये लगता था कि मेरे नाम पर तो ये काम होगा नहीं, तो इसके लिए मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ, और इसलिए उन्होंने वो ठंडे बस्ते में फाइल डाल दी। आज भी वो फाइल बनी हुई है वैसे की वैसी, मीटिंग की मिनट्स लगी हुई है, उस मिनट्स की कॉपी मेरे पास आज भी है। और मैंने अभी अभी नए जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं और उनके नीचे नीचे जो स्टेट मिनिस्टर बने हैं, उन दोनों को उस फाइल की कॉपी भेज करके और ये आग्रह किया है कि एक सेंट्रल कॉरिडोर बनना चाहिए, यानी नोएडा से कनेक्ट होता हुआ, चांदनी चौक के ऊपर से होता हुआ, इस सारे बेल्ट के ऊपर होकर के, और ये जो इन्होंने नया हाईवे बना दिया, केएमपी बना दिया कुंडली के पास, वहाँ कनेक्ट कर दीजिए, ताकि दिल्ली का नीचे का जो कंजेशन है वो खत्म हो जाए और लोग बाहर की बाहर अपने डेस्टिनेशन पर जा सके। तो उस फाइल को मैं आज भी मूवमेंट कर रहा हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि अगर मुझे सरकार ने मौका दिया तो मैं इस फाइल को जरूर सिरे चढ़ाने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगाऊंगा। सर, मैं 2-3 छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आम आदमी पार्टी एक प्रकार का कुप्रचार कर रहा है कि यदि बीजेपी सरकार यहाँ बन जाती है, तो जो सुविधाएँ हैं, जो केजरीवाल जी दे रहे हैं, वो सारी बंद कर दी जाएँगी। इस कुप्रचार का कैसे आप मुँहतोड़ जवाब दोगे सर? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये मिथ्या प्रचार है, इसमें कोई दम नहीं है। किसी के कुछ कहने से लोग मानने लगेंगे क्या? और कुल मिलाकर के हमने इस क्लस्टर्स के अंदर सर्वे कराया है। उस सर्वे के अंदर हमने 2 ही सवाल पूछे थे कि ये बताइए कि केजरीवाल साहब ने को जो जेल हुई और जेल से अभी जमानत पर आए हैं, आप उनको दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो 80% से ज्यादा लोगों ने कहा हम इसको दोषी मानते हैं, इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ घोटाले किए हैं। और फिर हमने दूसरा सवाल किया कि इन्होंने आपको 10 गारंटियां दी थी कि ये मैं पूरी करके दूंगा, वो गारंटी पूरी हो गई, आप ऐसा मानते हैं या नहीं मानते हैं? उन्होंने कहा कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, कोई हमको उनकी सुविधा नहीं मिलती, और हम किसी भी तरह से आज उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं।
ये उनका सर्वे उनकी उस झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर का सर्वे बता रहा है। अभी भी हमारे इन क्लस्टर्स के अंदर 250 कार्यकर्ता हमने होल टाइमर लगा रखे हैं, जो इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनके मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है तो वो बताएं। और हमारे बड़े नेता भी, प्रदेश स्तर के नेता भी रात को झुग्गी झोपड़ियों में स्टे कर रहे हैं और वहां रह करके उनके साथ बैठ करके जब आप चर्चाएं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं इस बार लगता कि इस क्लस्टर के लोगों के अंदर भी किसी तरह का कोई डर भय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विश्वसनीयता है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। उस क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही देश का तीसरी बार टर्म्स के अंदर प्रधानमंत्री बन रहा है। तो उस बड़ी क्रेडिबिलिटी के लोग जब उनके बीच में जाकर के रहते हैं तो उनका विश्वास जागृत होता है कि ये जो कहेंगे वो पूरा होगा। सर लास्ट मेरा आपसे सवाल है, अपनी विधानसभा के सूझबूझवान जो मतदाता हैं उनसे किस प्रकार की अपील करना चाहोगे आप? नहीं, क्या करना चाहोगे? अपील। देखिए, मैं अपने यहाँ के सभी मतदाताओं को ये अपील करना चाहूंगा कि आपने 15 साल कांग्रेस का शासन देखा, 15 साल के शासन के काले कॉमनवेल्थ गेम तक के बड़े बड़े घोटाले देखे हैं और इसलिए आप परिवर्तन करना चाहते थे। अब आपने फैसला ले लिया और 10 साल का मौका दे दिया है आम पार्टी को, और 10 साल के इनके काले कारनामे भी अब जग जाहिर है, आपको भी सब कुछ ध्यान में आ गया है। 25 साल से दिल्ली भुगत रही है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, बदहाल है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो इस बार पुनः प्रधानमंत्री जी की जो फॉलोअर्स की पार्टी है उनके कंधों के ऊपर अपना विश्वास बना करके उनके कदमों से कदम मिला करके अगर आप चलेंगे तो आने वाली दिल्ली स्मार्ट दिल्ली होगी। हमारे साथ बैठे हैं पूर्व पार्षद यादव जी, बहुत नजदीकी मित्र हैं कटारिया जी के। किस प्रकार का स्वभाव है, किस प्रकार की रुचि है हमारे कटारिया जी की, थोड़ा सा बारे में कटारिया जी बहुत ईमानदार और काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं भी चाहता हूं कि मुझे एमएलए की टिकट मिले, लेकिन मेरे से पहले इनका अधिकार है। अगर इनको टिकट मिलती है तो मैं इनके साथ तन मन धन से लग जाऊंगा और मैंने यहाँ काम किया और इनके साथ जुड़ जाऊंगा। सभी क्षेत्रों में आदर्शपुर से शालीमार बाग, पीतमपुरा और हैदरपुर शालीमार गांव, ये एरिया आता है, तो मैं इनके साथ थैंक यू।